जैसा कि जानते हैं हम लोग राजनीति विज्ञान की आधारभूत समझ विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने इस प्रयास में आज खंड 2 की इकाई 4 की चर्चा करेंगे और इस इकाई में हम मार्क्सवाद के बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। मार्क्सवाद का अभ्युदय कैसे हुआ, वो कौन से राजनीतिक दृष्टिकोण को लेके आगे चलते हैं, उसकी विचारधारा के मूल तत्व क्या क्या हैं, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसकी एक आधारभूत समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मार्क्सवाद क्या है, ये एक प्रश्न होगा। तो सामान्य अगर अर्थ में कहें तो मार्क्स के विचारों से मार्क्सवाद बना और मार्क्सवाद एक गतिशील विचारधारा है जो मार्क्स जब थे तब तो था ही, और जब मार्क्स नहीं है तब भी मार्क्सवाद जीवंत है। इसलिए कहते हैं कि मार्क्स तो मर गए लेकिन मार्क्सवाद अभी जिंदा है। तो मार्क्सवाद के विचारों में क्या आप ये समझ रहे होंगे अब कि मार्क्सवाद में केवल मार्क्स के विचार नहीं हैं, बल्कि ऐसे चिंतक जो मार्क्सवादी विचारधारा या क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी समाजवाद के, वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक हैं, जो अपने आप को मार्क्स के विचारों से जोड़ते हैं, वे सभी मार्क्सवाद की पूरी धारा का विकास करते हैं। तो मार्क्स के साथ हम फ्रेडरिक एंगल्स या जो नौ मार्क्सवादी हैं उनके विचारों को भी एक समझने का हम प्रयास करेंगे आगे। लेकिन जैसा कि डेविड मैकलन ने मार्क्स के विचारों को संकलित करते हुए 3 खंडों में उनके बातों को रखा है, मार्क्स के पूर्व मार्क्सवाद, मार्क्स के दौरान यानी वर्तमान मार्क्स के थॉट, और मार्क्स के बाद मार्क्सवाद। इस तरीके से करके उन्होंने 3 खंडों में किताबें विकसित की। इसका मतलब यह है कि मार्क्सवाद में मार्क्स के विचारों के साथ साथ तत्कालीन ऐसे चिंतक जिसमें फ्रेडरिक एंगल्स हैं, लेनिन हैं, माओ हैं, ट्रॉट्स्की हैं, स्टॉलिन हैं, ये सभी अपने आप को मार्क्स से जोड़ते हैं और ये भी मार्क्सवादी विचारधारा को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब सवाल ये है कि काल्पनिक मार्क्सवाद के पहले की जो विचारधारा है, मार्क्सवाद स्वयं को वैज्ञानिक, या मार्क्स स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी कहते थे। तो सवाल ये है कि क्या वैज्ञानिक समाजवाद के पहले भी कोई मार्क्सवाद था, या वैज्ञानिक समाजवाद के पहले कोई समाजवाद था? मार्क्स अपनी विचारधारा को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, जिसको मार्क्सवाद के रूप में भी जानते हैं। लेकिन इसके पहले जो समाजवाद का रूप था वो क्या था और कौन कौन से थे, इसको भी समझना जरूरी है। तो हम ये जानते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद के पहले काल्पनिक समाजवाद का, या यूटोपियन सोशलिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, काल्पनिक समाजवाद का एक दौर था। और ये दरअसल काल्पनिक समाजवाद की संज्ञा स्वयं मार्क्स ने ही अपने पूर्ववर्ती समाजवादी विचारकों को दी है। और काल्पनिक समाजवाद या यूटोपिया जिसको हम कहते हैं, यूटोपियन सोशलिज्म, यूटोपिया शब्द जो है थॉमस मूर की एक पुस्तक है यूटोपिया से, उससे एक उपन्यास है, उससे ली गई है। और यूटोपिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था सभी जो है वो दोष रहित हैं और सभी बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो यूटोपिया एक ऐसी स्थिति है जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो बहुत सुचारू ढंग से चल रही है। सब अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और खुशी से आपसी सहकार और समन्वय से रह रहे हैं। एक ऐसी स्थिति है यूटोपिया। तो इसी जो है समाजवाद को जो है यूटोपियन समाजवाद का, और समाजवाद की जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूटोपियन समाजवाद है या काल्पनिक समाजवाद है, वो समाज को ही लक्ष्य मान के व्यवस्थाओं का निर्धारण करता है। उसका जो साध्य है वो समाज है,
और समाज का तात्पर्य यहाँ यह है, या समाज के साध्य होने का मतलब यह है कि सामाजिक आवश्यकताओं को सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए, और समाज की ज़रूरतों को पूरा अगर हम करेंगे या उसके हित का ख्याल रखेंगे तो व्यक्ति का हित स्वयं में ही होगा। इस तरीके से जो समाजवादी चिंतक हैं वो समाज को पहले रखते हैं, और जो भी चिंतक समाजवाद को पहले रखते हैं या समाज को पहले रखते हैं वो समानता के मूल्य पर बल देते हैं, और उनका लक्ष्य होता है कि किस तरीके से समानता को समाज में लाया जाए और सबकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, ना कि मांग को पूरा किया जाए। अभी आवश्यकता और मांग की चर्चा हम आगे करेंगे, दोनों में कैसे अंतर है। तो अब अगर कुछ काल्पनिक समाजवादियों की चर्चा करें तो उसमें रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर, लुइस ब्लांक, सेंट साइमन, सिस्मोंडी और प्रूधो जैसे विचारक थे जो समाज पर बल देते थे, और उनका ये मानना था कि जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं या जो भी उद्योगपति हैं उनको समाज के लिए काम करना चाहिए, और सामाजिक हित को सर्वोपरि रखकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी एक विभाजन हमें देखने को मिलता है, वो है विकासवादी और क्रांतिकारी समाजवाद में। विकासवादी और क्रांतिकारी समाजवाद में अगर हम विकासवादी समाजवाद को समझने का प्रयास करें तो विकासवादी समाजवाद भी समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। वो ये भी मानता है, वो सामाजिक बुराइयों की पहचान करता है जिसमें गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी आज चीजें हैं और लोग इनसे उबरने में सक्षम नहीं हैं। इन सब सामाजिक बुराइयों को पहचान करके कहता है ये बुराइयां हैं, लेकिन इन बुराइयों को दूर करने के लिए क्रांति की आवश्यकता नहीं है। हम प्रजातांत्रिक माध्यम से, हम मतदान के माध्यम से, हम चुनाव के माध्यम से, हम लोकतांत्रिक तरीके से जो है इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके लिए किसी क्रांतिकारी समाजवाद की आवश्यकता नहीं है, और हम लोकतंत्र के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्रांतिकारी समाजवाद जो है वो मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद है या मार्क्सवाद है, जो ये मानता है कि मूलभूत सामाजिक परिवर्तन जो है वो क्रांति से ही हो सकती है। क्रांति के बिना जो है क्रांति के बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है, और मनुष्य अपने वंचनाओं से मुक्त नहीं हो सकता है। और जो क्रांति है वो सामाजिक परिवर्तन की एक तरीके से दाई है, एक सहायिका है, और ये जो क्रांति होगी ये हिंसात्मक ही होगी। ये क्रांति का स्वरूप जो है वो हिंसात्मक ही होगा। हिंसात्मक क्रांति के माध्यम से ही परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मार्क्स का क्रांतिकारी समाजवाद है वो वैज्ञानिक समाजवाद की ही तरह है, और उसको हम एक दूसरे के समानार्थक के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ये समझ गए होंगे कि क्रांतिकारी समाजवाद हो, वैज्ञानिक समाजवाद हो या मार्क्सवाद हो, तो लगभग एक ही संकल्पना है, एक ही विचारधारा को जो है वो आगे बढ़ाता है। तो अब सवाल ये है कि मार्क्सवाद है क्या, और मार्क्सवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या हैं। तो अभी आपने देखा कि मार्क्स का ये मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि क्रांति हो, लेकिन ये क्रांति कैसे होगी, ये क्रांति कैसे आएगी, इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, इसकी व्याख्या वो अपने मूलभूत सिद्धांतों को देकर मार्क्स करते हैं। और मार्क्स ने इसमें द्वंदात्मक भौतिकवाद की एक वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग करके इतिहास की व्याख्या की, और द्वंदात्मक भौतिकवाद के वैज्ञानिक प्रविधि से इतिहास की व्याख्या के दौरान उन्होंने बताया कि इतिहास के परिवर्तन का एक क्रम है,
और वो परिवर्तन का क्रम निरंतर तब तक जारी रहेगा जब तक सबसे अच्छी व्यवस्था स्वयमेव ही आ नहीं जाएगी। तो अब अभी हमने विकासात्मक समाजवाद की चर्चा की और विकासात्मक समाजवाद में हमने देखा कि वहां पे परिवर्तन प्रजातांत्रिक तरीके से बैलेट के माध्यम से लोगों की सहमति से, आपसी सहमति से होने की बात कही गई, लेकिन मार्क्स ने एक पूरा वैज्ञानिक ढांचा विकसित किया और उन वैज्ञानिक ढांचों में कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिसको हमें समझना होगा। उसमें एक सबसे मूलभूत सिद्धांत है, वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए हमें समझना होगा, हीगल के द्वंद्ववाद को समझना होगा। मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों से काफी कुछ चीजें ली और उन विचारों को फिर सही परिप्रेक्ष्य या दूसरे परिप्रेक्ष्य में विकसित करने का प्रयास किया। और ऐसा ही एक परिप्रेक्ष्य था, एक जर्मन दार्शनिक हैं हीगल। हीगल ने जो है, हीगल के उन्होंने वैचारिक द्वंद्ववाद को एक तरीके से भौतिक द्वंद्ववाद में परिवर्तित करने का प्रयास किया और हीगल के द्वंद्वात्मक या द्वंद्ववाद के विचार को उन्होंने आर्थिक या भौतिकता के साथ जोड़ के उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक नया रूप दिया। तो सबसे पहले हम समझें कि हीगल का द्वंद्वात्मक द्वंद्ववाद क्या है, और या जिसको हम कहते हैं वैचारिक द्वंद्ववाद, वो क्या है। जो द्वंद्ववाद है ये बहुत पुरानी विचारधारा है और इसका उद्देश्य है सत्य की खोज करना। लेकिन सत्य की प्राप्ति तभी होगी जब आपसी अंतर्विरोधों का शमन होगा। यानी दो विचारों में जब परस्पर अंतर्विरोध होता है तो उस अंतर्विरोध के परिणाम स्वरूप सत्य का उद्घाटन होता है और उन विचारों का जो झूठ होता है वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो विचारों के अंतर्विरोध से या किन्हीं दो विपरीत विचारों के संघर्ष से जो स्थिति, नए विचार हमें मिलता है, उसमें सत्य का अंश अधिक होता है। और फिर जो नया विचार हमको मिलता है वो विचार पुनः कुछ समय बाद उस विचार का एक नया प्रतिरोध जन्म लेता है और उस प्रतिरोध से फिर जो है, फिर उन दोनों विचारों में एक संघर्ष होता है। फिर एक नई स्थिति आती है जिसमें दोनों विचारों के जो असत्य का अंश है वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है और फिर एक नई स्थिति आती है, नए विचार पैदा होते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां वाद, प्रतिवाद और संवाद, वाद और प्रतिवाद के द्वंद्व से, के संघर्ष से, के अंतर्विरोध से संवाद का जन्म होता है। और संवाद एक अच्छी स्थिति है जो पहले की स्थिति से अच्छी है। हो सकता है संवाद में भी कुछ कमी हो, कुछ झूठ के अंश हो, तो फिर क्या होता है कि उस संवाद का एक फिर प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है और फिर संवाद और प्रतिवाद में एक संघर्ष होता है, फिर उसके बाद एक अच्छी स्थिति आती है संवाद। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये एक तरीके से द्वंद्वात्मक त्रिगुण या त्रिकोण का निर्माण करते हैं और इस त्रिकोण के तीन जो बिंदु हैं वो है वाद, संवाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो द्वंद्ववादी या द्वंद्ववाद के मानने वाले विचारकों का यह मानना है कि जो सामाजिक प्रगति होती है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। जो परिवर्तन होता है, जो प्रगति होती है, वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। और इसी तरीके से विकास की चरण दर चरण हम विकास के जो वास्तविक विकास है उसके स्वरूप को प्राप्त करते हैं।
ये पूरी द्वंद्वाद की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हम सर्वोत्तम व्यवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, सर्वोत्तम विचार को प्राप्त नहीं कर लेते, सर्वोत्तम स्थिति तक नहीं पहुंच जाते हैं। जब तक हम परम सत्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ये द्वंद्वाद की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो ये द्वंद्वाद का एक मूल जो है वो संकल्पना है। अब मार्क्स ने द्वंद्वाद हीगल से इस वैचारिक द्वंद्वाद को लिया और फ्रेंच दार्शनिक है लुडविग फ्योरबैक से उन्होंने भौतिकतावादी सिद्धांत लिया, भौतिकता का सिद्धांत लिया। और भौतिकता या भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसका यह मानना है कि वास्तव में हमारा अस्तित्व ही हमारे विचार को निर्धारित करते हैं। जो भौतिक चीजें हैं वही हमारे विचार को निर्धारित करते हैं, वही हमारे लक्ष्य को तय करते हैं। हम विचारों से या अपने अस्तित्व से भौतिकता का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये भौतिक तत्व ही हैं जो हमारे विचारों का निर्माण करते हैं। हमारे विचार भौतिक चीजों का या उसका व्यवस्था का निर्माण नहीं करते हैं। तो हीगल ने जो द्वंदात्मक आदर्शवाद, क्योंकि हीगल का मानना यह था कि नहीं, विचारों से हमारी भौतिक व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं और विचार ही हमारे सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित करते हैं। वो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो हमारा अस्तित्व है, वो हमारी चेतना है जो हमारे भौतिक व्यवस्था का निर्माण करती है। इसके दूसरी तरफ जो लुडविग फ्योरबैक थे, जिन्होंने जो भौतिकवाद के फ्रांसीसी सिद्धांत के उन नायकों में से हैं, उनका ये मानना है कि नहीं, हमारी चेतना नहीं बल्कि भौतिक तत्व ही हमारी चेतना का निर्धारण करते हैं। तो मार्क्स ने हीगल से द्वंदात्मक आदर्शवाद का विचार लिया, जिसमें विचारों के परस्पर संघर्ष से एक नए विचार की स्थिति पैदा होती है, और लुडविग फ्योरबैक से उन्होंने भौतिकतावाद का सिद्धांत किया और दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया। इस तरीके से मार्क्स फिर द्वंदात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन करते हैं। मार्क्स का मानना है कि वास्तव में भौतिक चीजें ही हमारी चेतना का निर्माण करती हैं और भौतिकता से ही जो है हमारे विचारों का निर्माण होता है, भौतिक व्यवस्था से ही हमारे विचारों का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें, हम जिस उत्पादन व्यवस्था में लगे हैं, वो व्यवस्था हमारी चेतना, हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को निर्धारित करती है, ना कि हमारी चेतना उन भौतिक व्यवस्थाओं को निर्धारित करती है। तो इस तरीके से मार्क्स ने कहा कि जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आवश्यकता को पूरी करने वाली व्यवस्था है, वही जो है वो सारी व्यवस्थाओं की निर्माता है। यानी जो आधार है वो किसी भी समाज का जो है वो अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था ही राजनीति, समाज, संस्कृति, धर्म आदि सभी का निर्धारण करती है। अब सवाल यह है कि इससे मार्क्स का तात्पर्य क्या है, या इसको और हम अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। मार्क्स का मानना है कि दरअसल जो आधार अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था में दो चीजें मूलतः होती हैं, एक उत्पादन के स्रोत और या उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन, और दूसरा उत्पादन संबंध। और उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध मिलके उत्पादन व्यवस्था बनाते हैं, उत्पादन का प्रकार बनाते हैं। तो दरअसल ये उत्पादन व्यवस्था ही
जिसमें दो चीजें हैं, उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध। ये उत्पादन व्यवस्था ही हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति, हमारी समाज, हमारे धर्म को निर्धारित करती है, ऐसा मार्क्स का मानना है। उनका मानना है कि अगर हमें कुछ परिवर्तन लाना है तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करके हम कोई परिवर्तन ला सकते हैं। यानी अगर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कोई भी परिवर्तन की अपेक्षा अगर हमें है तो वो परिवर्तन होगा उत्पादन के साधनों के प्रकार में या उत्पादन के साधनों को परिवर्तित करके। यानी अर्थव्यवस्था जब परिवर्तित होगी तो उसका प्रभाव राजनीति, समाज, संस्कृति आदि पर पड़ेगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना को समझना होगा। मार्क्स ने अपनी जो दूसरी संकल्पना या उनकी पूरी थ्योरी का जो आधार है वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद एक तरीके से ऐतिहासिक भौतिकवाद एक तरीके से द्वंदात्मक भौतिकवाद का एक एप्लीकेशन है, एक अनुप्रयोग है, और उस एप्लीकेशन से इतिहास की समझ विकसित करने का एक उद्यम है। यानी द्वंदात्मक भौतिकवाद का व्यवहारिक रूप क्या है? वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। आखिर द्वंदात्मक भौतिकवाद की हम समझ विकसित कैसे करें, या डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या चीज है, इसका उदाहरण हमें कहां मिलता है, ये बात मार्क्स ने समझाया। और ये बताने के लिए उन्होंने सबसे पहले आदिम साम्यवाद की चर्चा की। इतिहास की व्याख्या के दौरान मार्क्स ने बताया कि इतिहास में सबसे पहले जो व्यवस्था थी वो आदिम साम्यवाद की व्यवस्था थी, और इसके बाद आदिम साम्यवाद के बाद दासता व्यवस्था आई, फिर सामंती व्यवस्था आई, और फिर पूंजीवादी व्यवस्था आई। इसका मतलब उन्होंने कहा कि इतिहास मूलतः चार व्यवस्थाएं, इतिहास में हमें मूलतः चार व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहली व्यवस्था थी आदिम साम्यवाद की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था थी जो है वो दासता की व्यवस्था या दासता व्यवस्था, तीसरी व्यवस्था थी सामंती व्यवस्था, और चौथी व्यवस्था थी कैपिटलिस्ट व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था। और मार्क्स ही कहते हैं कि जब जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन आया तो समाज व्यवस्था बदली, राजनीतिक व्यवस्था बदली, और ये चारों जो व्यवस्थाएं हैं, आदिम साम्यवाद की व्यवस्था, दासता की व्यवस्था, सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था, इन चारों व्यवस्थाओं में परिवर्तन तभी आया जब उक्त समाज में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आया। तो अब सवाल यह है कि फिर आदिम साम्यवाद की व्यवस्था कैसी थी, क्या क्या चीजें थी उसमें। तो आदिम साम्यवाद मानव इतिहास का एक प्रथम चरण है, और ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो संपत्ति, प्रॉपर्टी लेस थी। मतलब यहाँ पे कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, संपत्ति किसी की नहीं थी, जो थी वो समुदाय की संपत्ति थी। यहाँ पे कोई शोषण नहीं था, यहाँ पे कोई वर्ग नहीं था, ये राज्य विहीन था। तो एक तरीके से आदिम साम्यवाद में जो उत्पादन का साधन है उसका स्वामित्व समुदाय के पास था, और जो भी उत्पादन होता था वो उत्पादन केवल समाज के उपभोग के लिए था, संचय के लिए नहीं था। तो जब समाज में संचय नहीं होता था या कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई संचय नहीं होता था तो इससे निजी संपत्ति का विकास नहीं हुआ। अब निजी संपत्ति के ना होने से, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी के ना होने से समाज में सभी समान थे। तो आप ये देखेंगे कि जो आदिम साम्यवाद की स्थिति है, आदिम साम्यवाद में स्व उपभोग के लिए उत्पादन हो रहा है, और जो उत्पादन हो रहा है उसमें कोई सरप्लस उत्पादन, अधिक उत्पाद नहीं हो रहा है। और जब भी अधिक उत्पाद नहीं था तो फिर संपत्ति के संग्रह की स्थिति नहीं थी, संपत्ति के संचय की स्थिति नहीं थी।
और जब संपत्ति के संचय की स्थिति नहीं थी तो निजी संपत्ति नहीं थी, निजी संपत्ति नहीं थी तो कोई वर्ग नहीं था, सब समान थे। और जब कोई वर्ग नहीं था तो वर्ग संघर्ष नहीं था, कोई वर्गगत भेदभाव नहीं था, कोई वर्गगत दुश्मनी नहीं थी। और जब वर्गगत दुश्मनी नहीं थी तो कोई स्टेट नहीं था। तो आदिम साम्यवाद की जो स्थिति थी वो शोषण रहित थी, वर्ग संघर्ष रहित थी, राज्य रहित थी। लेकिन ये स्थिति ऐसा नहीं था कि संघर्षपूर्ण नहीं थी, ये स्थिति संघर्षपूर्ण थी। यहां स्ट्रगल था, यहां जीवन कठिन था, लेकिन आपसी संघर्ष नहीं था, आपसी तनाव नहीं था, आपसी द्वेष नहीं था। फिर क्या हुआ? आदिम साम्यवाद से हम दासता वाले स्थिति में कैसे पहुंचे? दास व्यवस्था, जिसमें स्वामी और दास की व्यवस्था थी, वहां तक कैसे पहुंचे? तो मार्क्स कहते हैं कि जब तकनीक में परिवर्तन आया, हम किसानी खेती करने लगे, और इससे क्या हुआ कि उत्पादन में परिवर्तन हुआ, उत्पादन के साधन विकसित हो गए। और जब उत्पादन के साधन विकसित हुए तो सरप्लस यानी अधिक, हम अपने उपभोग से ज्यादा उत्पादन करने लगे। और जब उपभोग से ज्यादा उत्पादन करने लगे तो उत्पादन के संचय की जरूरत पड़ी। और जो ये अधिक उत्पादन था, इसका संचय होने लगा, लेकिन इसका संचय कम्युनिटी नहीं करती थी, इसका संचय निजी हाथों में आ गया। और इस तरीके से निजी संपत्ति का विकास हुआ। निजी संपत्ति के विकास से एक ऐसा वर्ग उभरा जिसके पास प्रॉपर्टी था, संपत्ति था, और दूसरा वर्ग था जिसके पास संपत्ति नहीं था। तो इस तरीके से मार्क्स कहते हैं कि समाज विभाजित हो गया। समाज विभाजित हो गया ऐसे दो वर्गों में। एक वर्ग ऐसा था जिसके पास संपत्ति था, और दूसरा वर्ग ऐसा था जो संपत्ति रहित था। तो क्लास अब क्या हो गया? डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया। और क्लास जब वर्गगत भेद हो गया समाज में, तो फिर यहां से एक वर्गगत ईर्ष्या उत्पन्न हुई, और फिर जो वर्गगत संघर्ष में परिवर्तित हो गई। और जब वर्गगत संघर्ष होने लगा तो आवश्यकता हुई स्टेट की, राज्य की, ताकि वर्ग संघर्ष को दबाया जा सके। लेकिन ये स्टेट किसने बनाया? ये स्टेट उसने बनाया जो प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी थी और जिसके पास शक्ति था, जो शक्तिशाली था। उसने स्टेट का निर्माण किया जिससे वर्ग संघर्ष को क्या किया जा सके? रोका जा सके या खत्म किया जा सके। तो इस तरीके से मार्क्स कहता है जो स्टेट है वो एक तरीके से वर्ग यंत्र है, और इस वर्ग यंत्र का प्रयोग जो शक्तिशाली वर्ग है या ऐसा वर्ग जो जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास निजी संपत्ति है, वो इस यंत्र का प्रयोग अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए करता है। तो अब देखिए यहां पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आ रहा है। कैसे आ रहा है? पहली स्थिति आदिम साम्यवाद की था, जीवन कठिन था। लेकिन जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन हुआ और सरप्लस उत्पादन होने लगा तो निजी संपत्ति की संकल्पना आई। निजी संपत्ति ने फिर समाज में वर्ग का निर्माण किया। एक वर्ग ऐसा था जिसके पास संपत्ति थी, दूसरा ऐसा था जिसके पास संपत्ति नहीं थी, और फिर इससे वर्ग संघर्ष हुआ। वर्ग संघर्ष के बाद जरूरत हुई वर्ग संघर्ष को दबाने वाली एक ऐसी मजबूत शक्तिशाली संस्था की। तो उस संस्था के रूप में राज्य का फिर अभ्युदय हुआ, और राज्य ने फिर जो है एक विशेष वर्ग, एक शक्तिशाली वर्ग, ये संपत्तिशाली वर्ग के हित में काम करना शुरू किया। फिर क्या हुआ? फिर आगे दासता व्यवस्था का परिवर्तन हुआ और फ्यूडलिज्म आया, सामंतवाद आया, जिसमें सामंतवाद व्यवस्था कैसी थी? जिसमें जो सामंत होते थे उनके पास बड़े बड़े जमीनें होती थी, उन जमीनों का उनके पास मालिकाना हक होता था, वो जमीनें उनकी निजी संपत्ति होती थी या उसकी व्यवस्था करते थे। और फिर और दूसरी तरफ कौन थे? किसान थे। किसान जो खेती करते थे, किसान जो भी खेती करते
तो उस पे उनका मालिकाना हक नहीं होता, सामंत उस पे जो है अपना एक अधिकार रखते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे, उनका शोषण करते थे। तो जब जो उत्पादन के साधन और विकसित हुए, जब और तकनीकी प्रगति हुई, तो उत्पादन का और अधिक होने लगा। और जब उत्पादन का अधिक हुआ तो जैसा कि क्रम हमने पीछे देखा था कि निजी संपत्ति और बड़ी होती गई, निजी संपत्ति का केंद्रीकरण, संग्रहण जो है कुछ जो है चुनिंदा हाथों में आ गया। और इस चुनिंदा हाथों में आने से जो है एक छोटा वर्ग जिसके पास संपत्ति थी, लेकिन दूसरा एक बड़ा वर्ग था जिसके पास संपत्ति नहीं थी, वो उस छोटे वर्ग के नियंत्रण में काम करने लगा। और ये छोटा वर्ग उसका जो है शोषण करता था। शोषण इस तरीके से करता है कि ये जो किसान है या जो जिसके पास संपत्ति नहीं है, वो उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार रत रहता है। सारा उत्पादन वो करता है, उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में शामिल रहता है, उत्पादन के लिए श्रम की व्यवस्था करता है, लेकिन उस पर उसका मालिकाना हक नहीं होता। अभी हम आगे जो है मार्क्स की एक थ्योरी है, उसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे। तो उसके बाद कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के अगले चरण में क्या होता है, जब मशीनें आ जाती हैं तो उत्पादन के साधन में परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी जो है और उन्नत होती है। और जैसे ही टेक्नोलॉजी उन्नत होती है, फिर उत्पादन संबंध में परिवर्तन आता है। और अब सामंतवाद के बाद जो व्यवस्था आती पूंजीवाद की, अब मशीनों से उत्पादन होने लगा, अब उत्पादन और ज्यादा होने लगा। और यहाँ पे अब बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का अभ्युदय होता है। यहाँ पे उत्पादन संबंध परिवर्तित हो जाते हैं और उत्पादन संबंध सामंत की जगह बुर्जुआ आ जाते हैं और किसानों की जगह सर्वहारा आ जाते हैं। इस तरीके से फिर डिवीजन जो होता है वो बुर्जुआ और सर्वहारा के रूप में होता है। सर्वहारा पूरी उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, वो सारा काम करते हैं, उत्पादन के लिए लेबर जो श्रम की जरूरत होती है उसको मुहैया कराते हैं, लेकिन जितना वो श्रम की जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होता है, वो उनको नहीं मिलता है। उनको बस उतना ही मिलता है जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो उनके श्रम का जो वास्तविक मूल्य है वो बुर्जुआ के पास जाता है और उनके पास निजी संपत्ति होता है, उसका अधिक होता है, उनके पास शक्ति होती है, अर्थव्यवस्था होती है, जिसका प्रयोग वो सर्वहारा के शोषण में करते हैं। मार्क्स का कहना है कि राज्य भी उसी बुर्जुआ वर्ग के हित में कार्य करता है, क्योंकि अंततः जो है राज्य एक वर्ग यंत्र है। राज्य बुर्जुआ के मामलों को जो है नियंत्रित करने या उसको संभालने के लिए बनाया गया है। जैसा कि मार्क्स कहते हैं कि राज्य पूंजीपति वर्ग के कार्यों करने की एक समिति है। तो इस तरीके से राज्य की आलोचना या राज्य को शोषण के यंत्र के तौर पे मार्क्स स्थापित करते हैं। तो आपने देखा कि समाज में निरंतर प्रगति हो रहा है, उत्पादन के साधन उन्नत हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है, लेकिन प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही उत्पादन के संबंध परिवर्तित हो रहे हैं। एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था आ रही है और ये जो नई प्रकार की अर्थव्यवस्था, ये नए प्रकार के राजनीति, समाज और संस्कृति का निर्माण कर रही है। आज हम पूंजीवादी दौर में हैं और पूंजीवाद ने आज कहीं ना कहीं उपभोग को बढ़ावा दिया है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद लाभ के अंधे दौड़ में प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है, समाज के कमजोर वर्ग को और छीन कर रहा है। तो ये हम एक ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना को हम देखते हैं। और फिर मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद के बाद फिर क्रांति होगी और ये क्रांति अवश्यंभावी है, क्योंकि इस क्रांति के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन आएगा और जो सामाजिक परिवर्तन आएगा उसमें समानता आएगी और ये अपने पुरानी पूंजीवादी व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था होगी। ये क्रांति होना तय है, इस क्रांति को कोई रोक नहीं सकता है। तो मार्क्सवाद वैज्ञानिक इसीलिए है क्योंकि जैसे प्राकृतिक
घटनाओं के नियम होते हैं वो होना ही होता है, उसको किसी की इच्छा से नहीं रोका जा सकता है। उसी तरीके से जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो भी किसी की इच्छा, वैज्ञानिक समाजवाद का जो क्रम है वो किसी की इच्छा से नहीं रुकेगा। अब अगला जो सिद्धांत है वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जिसकी चर्चा अभी हमने आपसे करी। जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसको मैंने बताया कि किस तरीके से एक उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें मूलतः 4 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्योगपति या औद्योगिक संगठन। तो मार्क्स का मानना है श्रम उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रम के बिना कोई भी उत्पादन की गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती और श्रम स्वयं में उत्पाद है। इसके बिना कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं करी जा सकती। तो सवाल यह है कि संकट कहां है? मार्क्स का मानना है कि अतिरिक्त मूल्य, मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, मार्क्स ने कहा कि वास्तव में लेबर को जो मिलना चाहिए, श्रमिक को जो मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं। अगर श्रमिक मान लीजिए 25,000 का काम करता है तो उसको मात्र 10,000 रुपए मिलता है, और जो 15,000 है ये पूंजीपति के पास चला जाता है। तो ये जो 15,000 है ये अतिरिक्त मूल्य है, जिसका लाभ उस श्रमिक को नहीं मिलता। श्रमिक को केवल इतना मिलता है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, वो उत्पादन की प्रक्रिया में लगा रहे, उसका जीवन नष्ट ना हो। तो मार्क्स कहता है कि शोषण यही है। ये जो 15,000 एक्स्ट्रा पूंजीपति के पास जा रहा है एक तरीके से शोषण है, और ये शोषण और अधिक हो रहा है क्योंकि पूंजीपतियों में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से जो दबाव पड़ता है वो श्रमिक पर ही पड़ता है। लोगों का श्रम ही कम किए जाने का प्रयास किया जाता है। तो प्रतिस्पर्धा ने जो है पूंजीवादी समाज में संकट को और गहरा किया है। अब जो अगला मार्क्स का सिद्धांत है वो क्लास स्ट्रगल का है, वर्ग संघर्ष का है। वर्ग संघर्ष से तात्पर्य, जैसा कि अभी हमने चर्चा करी ही है, कि मार्क्स का मानना है कि समाज में समय के साथ 2 वर्गों का विकास हुआ, और एक वर्ग ऐसा जिसके पास संपत्ति था, दूसरा वर्ग ऐसा जिसके पास संपत्ति नहीं था। संपत्तिशाली वर्ग के द्वारा संपत्ति विहीन वर्ग का शोषण किया जाता है, और ये शोषण समायोज्य नहीं है, ये शोषण निरंतर ही चलता ही रहेगा, ये शोषण खत्म नहीं होगा। ये शोषण तभी खत्म होगा जब क्रांति होगी, और क्रांति होना तय है, क्योंकि क्रांति से ही फिर अंतर विरोधों का शमन किया जा सकेगा। और जब क्रांति होगी, क्रांति की बाद की जो स्थिति होगी वो वर्ग विहीन समाज की होगी, उसमें कोई वर्ग नहीं होगा, और पूरी संपत्ति का जो स्वामित्व होगा वो समाज के पास होगा, वो कम्युनिटी के पास होगा, जैसा कि आदिम समाजवाद में था। तो इसके बाद जो क्रांति का सिद्धांत है, मार्क्स क्रांति का सिद्धांत देते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है यही क्रांति को लाएगा, और वर्ग संघर्ष ही क्रांति के लिए आधार तैयार करता है। वर्ग संघर्ष जो है क्रांति के लिए आधार तय करता है, और क्रांति से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। इस क्रांति को रोका नहीं जा सकता। मार्क्स कहता है क्रांति सामाजिक परिवर्तन की दाई है, सहायिका है। अगर सामाजिक परिवर्तन की इच्छा है तो क्रांति से ही हो पाएगी। तो मार्क्स कहते हैं कि क्रांति की भूमिका यह रहेगी कि क्रांति उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व है उसको परिवर्तित कर देगी। जो उत्पादन के साधनों पर आज स्वामित्व निजी
व्यक्तियों का है, बुर्जुआ का है, वो खत्म हो जाएगा, बुर्जुआ खत्म कर दिए जाएंगे। यह हिंसात्मक क्रांति होगी, सर्वहारा के द्वारा बुर्जुआ नष्ट हो जाएंगे, और जब नष्ट हो जाएंगे तो उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व होगा वो सर्वहारा का होगा, और उस सर्वहारा के द्वारा फिर उन उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किया जाएगा, और फिर कुछ समय के लिए सर्वहारा का एक तरीके से अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। हम साम्यवाद के अंतिम लक्ष्य में पहुंचने से पहले हम एक ऐसी स्थिति में आएंगे जहां पे सर्वहारा का अधिनायकत्व होगा। सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के संबंधों का एक तरीके से परिवर्तन होगा। उत्पादन हमें, और ये जो सर्वहारा का अधिनायकत्व है, यहां पे वर्ग तो खत्म हो जाएगा लेकिन राज्य खत्म नहीं होगा, या वर्ग भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा। सर्वहारा के अधिनायकत्व में राज्य अब उल्टा काम करने लगेगा। राज्य अब सर्वहारा के हित में काम करते हुए बुर्जुआओं को नष्ट करने का प्रयास करने लगेगा, और यहाँ पे जो राज्य के तंत्र हैं, जो नौकरशाही है, जो न्यायपालिका है, जो सेना है, वो सारा तंत्र अब सर्वहारा के हित में कार्य करते हुए बुर्जुआ के खिलाफ काम करने लगेगा, बुर्जुआ को नष्ट करने का काम करने लगेगा। और इस तरीके से ये जो सर्वहारा का अधिनायकत्व एक संक्रमण का दौर होगा, और इस संक्रमण के दौर में जो उस समय के उत्पादन संबंध से उनमें परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जो साम्यवाद की होगी, और इस साम्यवाद में न राज्य होगा, न कोई वर्ग होगा, न कोई निजी संपत्ति होगी। तो साम्यवाद एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व होगा, सामुदायिक स्वामित्व होगा, और जब संपत्ति नहीं होगा, निजी संपत्ति नहीं होगा, तो कोई वर्ग नहीं होगा। जब कोई वर्ग नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो फिर राज्य की स्थिति, राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सोसाइटी जो होगी वो निजी संपत्ति विहीन होगी, वर्ग विहीन होगी, राज्य विहीन होगी। इस तरीके से मार्क्स ने साम्यवाद की बात करी। अब उन्होंने, मार्क्स ने एक और सिद्धांत दिया था जिसका नाम है अलगाववाद का सिद्धांत। अब ये अलगाववाद का सिद्धांत, दरअसल इसके बारे में हमें बाद में लगभग 1932 में पता चला। उनकी एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, पुस्तक थी, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक, आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपि 1844। ये पांडुलिपि हमें 1932 में प्राप्त हुई, और इस पांडुलिपि में हमने मार्क्स के, जो क्रांतिकारी मार्क्स के पहले की जो अवस्था थी, जिसको हम यंग मार्क्स कहते हैं, जिसको मानवीय मार्क्स कहा जाता है, मानववादी मार्क्स कहा जाता है, उसके हम उस स्वरूप को पाते हैं। तो आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपि 1844 में क्या था, तो उसमें हम पाते हैं, उसमें अलगाववाद का मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया, और इस अलगाववाद के सिद्धांत को बहुत प्रसिद्धि मिली। तो सवाल है कि इस अलगाववाद के सिद्धांत में क्या था। मार्क्स कहता है कि औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में, पूंजीवादी व्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में दरअसल व्यक्ति धीरे धीरे व्यक्ति का अलगाव हो जाता है, और ये अलगाव के 4 चरण हैं। कैसे वो 4 चरणों में अपने स्व से अलग हो जाता है। पहला है, जो पहला अलगाव का चरण है वो ये है
कि इस औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य अपने उत्पाद से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी उत्पादन करता है वो अपनी इच्छा से नहीं करता है, वो दबाव में करता है, वो दूसरे की इच्छा से करता है। तो जब भी कोई ऐसा उत्पादन होता है जिसको व्यक्ति दूसरे की इच्छा से करता है, उसमें अपना उसका कोई संकल्प स्वतंत्र नहीं होता है, तो धीरे 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 वो उत्पाद से अपने दूर हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर चरण में क्या होता है? मार्क्स कहते हैं दूसरे चरण में जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो अपने नेचर से अलग हो जाता है। क्यों? अपने स्वभाव से, अपने प्रकृति से अलग कैसे हो जाता है? क्योंकि उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, संतुष्टि, अपने काम में संतुष्ट नहीं मिलती। और जब अपने काम में वो संतुष्ट नहीं होता है तो उसकी सृजनात्मकता, उसकी रचनात्मकता मर जाती है, उसका जो अपना स्वभाव है वो मर जाता है। तीसरे चरण में व्यक्ति से अलग होता है, अन्य लोगों से अलग होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ता, वो किसी आवश्यकता से, किसी स्वार्थ से ही जुड़ता है। तो जब स्वाभाविक साहचर्य नहीं होता है तो एक व्यक्ति फिर दूसरे से अलग हो जाता है। और स्वाभाविक साहचर्य क्यों नहीं होता है? उसका कारण यह है कि व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं, और जब प्रतिस्पर्धा होता है तो वहां स्वार्थ आता है, और जब स्वार्थ आता है तो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाता है, उसका स्वाभाविक साहचर्य नहीं हो पाता। और फिर मार्क्स कहते हैं अंतिम चरण में व्यक्ति खुद से ही दूर हो जाता है, व्यक्ति स्वयं से ही दूर हो जाता है, व्यक्ति स्वयं से ही अलग हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? मार्क्स कहते हैं कि आवश्यकता की पूरी व्यवस्था ने, या आवश्यकता को पूरी करने की व्यवस्था ने व्यक्ति का जीवन पाशविक हो जाता है। जैसे पशु अपनी आवश्यकता को पूरे करने में लगे हुए होते हैं, उसी तरीके से व्यक्ति भी आवश्यकता की पूर्ति में इधर उधर भटकता रहता है। वो कभी अपने साहित्य से, कभी अपनी संस्कृति से, कभी लिटरेचर से, या कुछ ऐसे सृजनात्मक चीजें जिसको वो अपना कह सके, उससे वो जुड़ नहीं पाता है। उसकी जो मौलिक स्वभाव है वो मौलिक स्वभाव से जुड़ नहीं पाता है, और जब वो मौलिक स्वभाव से नहीं जुड़ पाता है तो वो स्वयं से ही अलग हो जाता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है। वो एक पूरी पूंजीवादी व्यवस्था में एक मशीन की तरह कार्य कर रहा होता है, जिसको केवल अपना एक तरीके से अपने मूलभूत लक्ष्यों या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में वो लगा रहता है। तो ये अलगाववाद का सिद्धांत था जो मार्क्स ने दिया। फिर मार्क्स का एक और सिद्धांत है, वो स्वतंत्रता का सिद्धांत है, और ये भी लगभग उसी बात से जुड़ा हुआ है जिसमें मार्क्स आवश्यकता से जनित व्यवस्था का विरोध करता है। वो कहता है कि जब व्यक्ति अपनी भौतिक जरूरतों को ही पूरा करने में लगा रहता है तो वो कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्र नहीं हो पाता है। और जो पूरी उत्पादन की व्यवस्था है या पूंजीवादी उत्पादन की व्यवस्था है, उसमें व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता के पीछे भाग रहा होता है। वो मांग के पीछे, मांग को, अब आवश्यकता और मांग का अंतर अगर हम यहां समझें तो आवश्यकता हम उसे कहते हैं जो हमारी जरूरतें हैं, लेकिन सारी आवश्यकताओं को मांग के रूप में डेवलप नहीं कर सकते। मांग वो होती हैं जिन आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम पेमेंट कर सकें, जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कुछ दे सकें। अगर हमें कैंसर के इलाज की जरूरत है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारी आवश्यकता तो है इलाज की,
लेकिन क्या इस आवश्यकता को मांग में हम बदल पाएंगे? अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम मांग नहीं कर पाएंगे स्वास्थ्य सेवाओं की। तो मार्क्स कहता है कि अगर ऐसी व्यवस्था है तो ये बहुत ही जो है नृशंस व्यवस्था है, ये शोषणवादी व्यवस्था है। एक आर्थिक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे और आवश्यकता के अनुसार उसको मिल जाए। जबकि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें जो आर्थिक व्यवस्था चलती है वो ऐसे चलती है कि व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार कार्य करता है और कार्य के अनुसार पैसा लेता है। उसकी आवश्यकता क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो कार्य किया है उसको उसी हिसाब से उसका पेमेंट मिलेगा, उसका पारिश्रमिक मिलेगा। और मार्क्स कहता है कि पारिश्रमिक निर्धारण में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जो एक कार्य करता है उसमें पारिश्रमिक का सही निर्धारण नहीं होता है, पारिश्रमिक का अधिकतर हिस्सा जो है वो पूंजीपति के पास चला जाता है, जिससे श्रमिकों का शोषण होता है। तो इस तरीके से हमने मार्क्स की पूरे सिद्धांत को देखा। अब अगर मार्क्स की आलोचना या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो हम ये पाते हैं कि मार्क्स के पूरे सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों को अगर हम ध्यान दें तो पहली कमी तो यही है कि मार्क्स पूरे समाज को दो वर्गों में केवल विभाजित करते हैं, और ये बहुत ही सामान्य तरीके से विभाजन उन्होंने किया। हम ये जानते हैं कि समाज में एक मध्य वर्ग भी है जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, और उसकी कोई चर्चा मार्क्स नहीं करते हैं। मार्क्स जो मार्क्सवादी विचारधारा को जो लोगों ने बढ़ाया, उन्होंने कहा कि जो है ये मध्य वर्ग आगे चल के डिसअपियर हो जाएगा और ये भी सर्वहारा वर्ग में ही परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ और ना होने की संभावना दिख रही है, बल्कि उल्टा हो रहा है। मध्य वर्ग का आकार बढ़ रहा है, सर्वहारा का ही कुछ छोटा हो रहा है, मध्य वर्ग का ही आकार बढ़ रहा है। तो इस तरीके से, और जो पूंजीवादी एक वर्ग है, जो उद्यमियों का वर्ग है, जो बुर्जुआ का वर्ग है, मार्क्सवादी कहते हैं वो लगातार सिकुड़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूंजीवादी वर्ग का भी क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो जो समाजवाद की वैज्ञानिकता था या ऐतिहासिक, जिसका दावा जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद या एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का जो दावा मार्क्स करते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी वो पूरी जो वैज्ञानिकता का दावा था वो कहीं ना कहीं टूट सी रही है। मार्क्स ने दावा किया कि समय के साथ धीरे धीरे पूंजीवादी और सशक्त हो जाए, पूंजीवाद और सशक्त होता जाएगा, पूंजीवाद के पास या पूंजीवादी व्यवस्था में धन का और संकेंद्रण होता चला जाएगा। लेकिन हमें ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। समाज में लगातार धन का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, और जो सर्वहारा वर्ग है उसकी स्थिति खराब नहीं हो रही। मार्क्स ने कहा ये धीरे धीरे और खराब होती जाएगी, पूंजीवाद और मजबूत होता जाएगा, सर्वहारा और खराब होती जाएगी, लेकिन सर्वहारा की स्थिति अच्छी होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो कार्य की दशाएं हैं वो और ठीक हो रही हैं, वो खराब तो नहीं हो रही हैं। पूंजीवाद सिकुड़ नहीं रहा है, उसका प्रसार हो रहा है, पूंजीवादी प्रक्रिया में लोग शामिल हो रहे हैं, मध्य वर्ग और सशक्त होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया कि जो पूंजीवाद के अंतर्विरोध हैं वो अंतर्विरोध ही पूंजीवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन हमें इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। अभी तक उन अंतर्विरोधों ने पूंजीवाद को तो खत्म नहीं किया, बल्कि जो देश साम्यवाद के रास्ते पे चले थे, समाजवाद के रास्ते पे चले थे, यूएसएसआर का नाम हम जानते हैं, यूएसएसआर स्वयं में खत्म हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया, साम्यवादी देशों का विघटन हो गया, कैपिटलिस्ट राज तो और
मजबूत हुए। तो मार्क्स ने कहा कि क्रांति होगी, अवश्यंभावी है, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि नई परिस्थितियों में जो अनुकूलन की क्षमता पूंजीवाद के पास है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी राज्यों, साम्यवादी राज्यों के पास नहीं थी। और हम ये भी देख सकते हैं कि जहां भी मार्क्सवादी क्रांति, तथा कथित मार्क्सवादी क्रांति हुई, चाहे वो रशिया में हो, चाइना में हो, वियतनाम में हो, क्यूबा में हो, वो कोई भी जो देश उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं था। वहां क्रांति सामंती जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ ही हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण आलोचना उभर के सामने आती है कि क्रांति जो हुई वो साम्यवादी देशों में ही हुई, मतलब विघटन जो हुआ साम्यवादी देशों में ही हुआ। और फ्रांसिस फुकुयामा ने शीत युद्ध के पश्चात के दौर में कहा कि अब जो समाजवाद है उसका विघटन हो मतलब साम्यवादी विचारधारा अब परास्त हो चुकी है और पूंजीवाद को एक सर्वमान्य विचारधारा के तौर पे अब स्वीकार कर लिया गया है। पूंजीवाद ही सर्वोत्तम व्यवस्था है, पूंजीवाद ही परम सत्य है। इस तरीके से अब इतिहास का अंत हो गया है। फुकुयामा ने एक महत्वपूर्ण जो है अपनी एक संकल्पना दी कि अब इतिहास का अंत हो गया है और अब साम्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से कठोर आलोचना मार्क्सवाद की करी जाती है। तो अब सवाल यह है कि मार्क्सवाद की फिर उपादेयता क्या है? तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मार्क्स की जो विचारधारा है वो शोषण के विरुद्ध की विचारधारा है। और जब तक समाज में शोषण रहेगा, जब तक समाज में वंचना रहेगी, तब तक मार्क्स प्रासंगिक बना रहेगा। मार्क्स हमें समाज के मूल्यांकन का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल देता है। मार्क्स हमें समाज की दशाओं की व्याख्या करने का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक बौद्धिक संकल्पना देता है। मार्क्स वंचित लोगों की एक आवाज बनने का भी एक उद्यम है। इसको हम कहते हैं ये जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो दमित हैं, जो गरीब हैं, उनका दर्शन है मार्क्सवाद। तो जब तक समाज में वंचना रहेगी, जब तक समाज में गरीबी रहेगी, जब तक समाज में लोग दमित होंगे, तो मार्क्स की भूमिका, मार्क्सवाद की भूमिका निश्चित ही जो है वो समाज में रहेगी। तो एक तरीके से जो मार्क्सवाद का दर्शन है वो एक मुक्ति का दर्शन है। मार्क्सवाद का जो दर्शन है वो लिबरेशन का, स्वतंत्रता का दर्शन है। मार्क्स मानव स्वतंत्रता की बात करता है और इस रूप में हम ये देखते हैं कि उदारवाद के विकल्प के तौर पे मार्क्सवाद लगातार आज भी बना हुआ है। और जब भी उदारवाद का संकट आता है, चाहे प्रकृति का शोषण हो, चाहे लोगों का शोषण हो, कहीं भी किसी भी तरीके का जब शोषण की बात होती है, तो मुक्ति की विचारधारा के रूप में, शोषितों के आवाज के तौर पे मार्क्सवाद अपनी एक भूमिका निभाता दिखता है। तो इस तरीके से अब आप आज का ये पूरा लेक्चर जो है ये यहीं समाप्त होगा। आशा है कि आपको मार्क्सवाद से जुड़ी बारीकियां जो है समझ आई होंगी और मार्क्सवाद के सिद्धांत से जुड़ी बारीकियों की समझ आपने विकसित किया होगा। तो अब आप पुनः अपने पाठ को दोहरा सकते हैं, अपने जो पाठ्य सामग्री है उसको पढ़ के अपनी संकल्पना को जो है वो और मजबूत कर सकते हैं और इससे जुड़े जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास करके आप इसको और सुदृढ़ कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्ते।